Good morning everyone. वेलकम बैक टू जीके टुडे. आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 9th और 10th ऑफ जून के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स. चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है, माउंट कैनलॉन रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री. ये माउंटेन कहाँ पे लाई करता है, आपको ये बताना है. तो ये माउंटेन है फिलीपींस कंट्री में. किस वजह से न्यूज़ में आया, क्योंकि हाल ही में ये इवैक्यूएट हुआ है जहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ लोग ऐसे थे जिनको कि शिफ्ट होना पड़ा कहीं और ये जो माउंटेन है ये 2435 मीटर्स का स्ट्रेटो वोल्केनो है जो कि लाई करता है नेग्रोस आइलैंड पे. ठीक है, और ये हाईएस्ट माउंटेन है इस आइलैंड का. इसके अलावा ये पार्ट है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का. ये जाना जाता है अपने पायरोक्लास्टिक कोन्स और क्रेटर्स के लिए. तो ये वोल्केनो बहुत बार ऑलरेडी इरप्ट हो चुका है सिंस 1886 और इसकी वजह से मेजर रिवर सिस्टम्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं नेग्रोस आइलैंड पे. ठीक है, तो हाल फिलहाल ये इरप्ट हुआ है, इसी वजह से न्यूज़ में आ गया. हमें बस इसकी लोकेशन याद रखने की जरूरत है कि माउंट कैनलॉन जो फिलहाल इरप्ट हुआ है ये कहाँ पे लाई करता है. योर आंसर वुड बी फिलीपींस कंट्री. इसी तरह से बहुत सारे और भी माउंटेन्स या वोल्केनोज हैं जो हाल फिलहाल न्यूज़ में बने रहते हैं. तो चलिए फिर उनकी लोकेशन एक बार हम क्विकली देख लेते हैं. Which Indian mountaineer has recently made history by becoming the first person to scale the Mount Everest and Mount Lhotse twice in one season? कोई भी चीज़ अगर पहली बार होती है फर्स्ट की तरह या फिर अगर हिस्ट्री में रिकॉर्ड हो रही है तो वो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. यहाँ पे इनका नाम है मिस्टर सत्यदीप गुप्ता. ठीक है, ये इंडिया के पहले माउंटेनियर हैं जिन्होंने स्केल किया है माउंट एवरेस्ट और माउंट लॉत्से को 2 बार एक ही सीजन में. ठीक है, Mount Mungalo recently seen in the news due to landslide is located in which country? Mount Mungalo में लैंडस्लाइड आया था और ये कहाँ पे लाई करता है, पापुआ न्यू गिनिया में. Mount Ibu recently seen in the news is located in which country? Mount Ibu है इंडोनेशिया कंट्री में. Mount Nemrut recently seen in the news is located in which country? Mount Nemrut है टर्की में. ठीक है, और इसके अलावा माउंट नेमरूथ किस वजह से न्यूज़ में आया था, क्योंकि यहाँ पे हमें एक अनयूजुअल क्रेटर देखने को मिला है. Recently, who has become the oldest woman to climb the Mount Everest? ये क्वेश्चन आपका वुमेन एम्पावरमेंट रिलेटेड सेक्टर में भी पूछा जा सकता है. तो ओल्डेस्ट वुमेन अब बन गई हैं ज्योति रात्रे जिन्होंने क्लाइम किया है माउंट एवरेस्ट को. ठीक है, मीनू तिमान 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल रिसेंटली सीन इन द न्यूज डेवलप्ड बाय विच कंट्री. ये मिसाइल किसने डेवलप करी है, तो यहाँ पे आंसर है ए ऑप्शन यूएस. यूएस ने टेस्ट किया है अपना अनआर्म्ड मीनू तिमान 3 ICBM को फ्रॉम वेडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस और इसको डिप्लॉय किया गया था 1960s में. ये इकलौता लैंड बेस्ड कंपोनेंट है यूएस न्यूक्लियर ट्रायड का जिसको कि डिजाइन किया है बोइंग कंपनी ने. ठीक है, तो डिस्पाइट की जो इनिशियल प्लान्स थे वो 10 साल की सर्विस का था पहले, लेकिन इसको यूज किया जाएगा अंटिल द GBSDs अवेलेबल इन 2029. तो इसकी बात करें तो इसके फीचर्स क्या क्या हैं. ये 3 स्टेज का मिसाइल है. इसके अलावा ये सॉलिड फ्यूल मिसाइल है, इसमें सॉलिड फ्यूल यूज होता है और रेंज की अगर हम बात करें तो इसकी रेंज है 13,000 किलोमीटर्स. ठीक है, तो फिलहाल करेंटली ये कैरी करता है एक सिंगल न्यूक्लियर वॉरहेड जो कि एंश्योर करेगा इसके फास्ट लॉन्च को और हाई रिलायबिलिटी को. ठीक है, तो 2 बातें यहाँ पे हमें याद रखनी है कि मीनू तिमान 3 कौन सी कंट्री का मिसाइल है, आंसर इज यूएस. किस तरह का मिसाइल है, तो ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है. ठीक है, अगली स्लाइड में चलिए कुछ मिसाइल्स देख लेते हैं जो न्यूज में आए. पहला है, What kind of missile is IRIS-T missile recently seen in the news? IRIS-T मिसाइल एक तरह का एयर टू एयर मिसाइल है. ठीक है, यानी आप एयर से लॉन्च करेंगे और ये एयर में जाएगा. Which company recently conducted a successful test of ASMTA supersonic cruise missile? ये क्रूज मिसाइल हाल ही में टेस्ट करी है फ्रांस कंट्री ने. बुलावा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल recently seen in the news is developed by which country? बुलावा मिसाइल किस कंट्री की है, योर आंसर इज रशिया. रैम्पेज मिसाइल रिसेंटली सीन इन द न्यूज डेवलप्ड बाय विच कंट्री. रैम्पेज मिसाइल है इजराइल कंट्री की. रिसेंटली विच कंट्री हैज टेस्टेड द प्योलजी 1-2 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल. ये मिसाइल है नॉर्थ कोरिया की. ठीक है, विच कंट्रीज आर इन्वॉल्व इन द एयर ऑफ द एंथ्रोपोसीन प्रोजेक्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज. कौन सी कंट्रीज हैं जो इन्वॉल्व हैं एयर ऑफ द एंथ्रोपोसीन प्रोजेक्ट में, आपको यहाँ पे ये बताना है. तो ये कंट्रीज हैं इंडिया, एथियोपिया एंड द यूके, दैट इज बी ऑप्शन. और इस प्रोजेक्ट के थ्रू एयर पोल्यूशन को विजुअलाइज किया जाता है इंडिया, एथियोपिया और यूके में, जिससे कि लाइट पेंटिंग का यूज करते हुए जिससे कि सीवियर हेल्थ रिस्क हाईलाइट होते हैं.
साथ ही ये ग्लोबल डिस्कशंस को स्पार्क करता है ऑन एयर क्वालिटी। तो ये जो इनिशिएटिव है इसमें आर्ट और साइंस को कंबाइन किया जाता है टू प्रोड्यूस द फोटोग्राफिक एविडेंस ऑफ एयर पोल्यूशन। पर्टिकुलेट मैटर जो कि पॉल्यूटेंट होता है, ये लिंक्ड है टू सीवियर हेल्थ इश्यूज और ये कॉज करता है लगभग 7 मिलियन प्री मैच्योर डेथ्स एनुअली, जहां पे 99% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन इससे अफेक्टेड पाई गई हैं। ठीक है, तो हमें सिंपली याद रखना है कि एयर ऑफ द एंथ्रोपोसीन प्रोजेक्ट में कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो इन्वॉल्व हैं। तो ये कंट्रीज हैं इंडिया, एथियोपिया एंड द यूके। अगली स्लाइड में चलिए कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री हैज बैन्ड द एंट्री ऑफ विजिटर्स विद इजरायली पासपोर्ट। कौन सी कंट्री है जिसने की विजिटर्स की एंट्री बैन करी है अपनी कंट्री में जिनके पास इजरायली पासपोर्ट है। ये कंट्री है मालदीव्स। और क्यों उन्होंने ये ऐसा किया है? बिकॉज ऑफ गाजा कन्फ्लिक्ट। उसकी वजह से मालदीव्स कंट्री ने बैन किया है इजरायली पासपोर्ट होल्डर्स की एंट्री को इनटू द कंट्री। और ये डिसीजन कॉन्ट्रास्ट करता है विद द डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो कि रिस्टोर किए गए थे 2010 में, जहां पे बैन को लिफ्ट किया गया था इन द अर्ली 1990s। और ये मूव एक्चुअली में रिफ्लेक्ट करता है मालदीव के स्टैंड को ऑन दिस कन्फ्लिक्ट, और जाहिर सी बात है इससे टेंशन बढ़ जाएगी इस रीजन में। ठीक है, तो मालदीव्स कंट्री ने बैन कर दिया है उन सभी विजिटर्स की एंट्री को जिनके पास इजरायली पासपोर्ट्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट है अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री। ये प्रोजेक्ट किस कंट्री का है आपको ये बताना है। आंसर हो जाएगा नेपाल। जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने हाल ही में कंप्लीशन मार्क कर दिया है ऑफ द फाइनल ब्लास्ट ऑफ हेड रेस टनल फॉर अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये 900 मेगावाट का रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर इनिशिएटिव है जो कि सिचुएटेड है अरुण रिवर पे इन द ईस्टर्न नेपाल। ठीक है, ये यूटिलाइज करता है फ्लोइंग वाटर को इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए विदाउट एनी लार्ज डैम, और इसको डेवलप किया है SJVN अरुण 3 पावर डेवलपमेंट कंपनी ने। याद रखिएगा ये सब्सिडरी है इंडिया के सतलुज जल विद्युत निगम की। ठीक है, और ये ऑपरेट करता है बूट बेसिस पे। बूट क्या है? बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफर बेसिस। ठीक है, तो इससे दोनों ही कंट्रीज को फायदा पहुंचेगा। तो अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट रिलेटेड है नेपाल कंट्री से। विच कंट्री होस्टेड द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2024। सबसे पहले वर्ल्ड एनवायरमेंट डे हम मनाते हैं 5 जून को, और याद रखिएगा कि इस साल के लिए वेन्यू कंट्री रही सऊदी अरेबिया। Recently, which country emerged as India's third largest export destination in 2023 to 24? इस टाइम पीरियड में इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कंट्री बन गई है नीदरलैंड्स। ठीक है, आपको बताना है कि टॉप 2 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस कौन से हैं इंडिया के। रिसेंटली हेला टोमास-डॉटर हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। ये बन गई है नई प्रेसिडेंट आइसलैंड कंट्री के लिए। ओके, महारानी टेम्पल विच हैज बीन रिसेंटली डैमेज्ड बाय फायर इज लोकेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। इस टेम्पल में हाल ही में आग लग गई थी, आपको बताना है कि इसकी लोकेशन क्या है। तो महारानी टेम्पल सिचुएटेड है एक स्मॉल हिल लॉक पे इन गुलमर्ग, जम्मू एंड कश्मीर। ट्रेजिकली हाल ही में इसमें आग लग गई थी। इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है 1915 में बाय द मोहिनी बाई सिसोदिया। ठीक है, मोहिनी बाई सिसोदिया कौन है? ये वाइफ है महाराजा हरि सिंह की। ये एक रॉयल टेम्पल है जो कि डोगरा डायनेस्टी को बिलोंग करता है, और ये डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा एंड पार्वती जी को। ठीक है, तो इस टेम्पल में फीचर किए गए हैं इंट्रिकेट इंडियन और पर्शियन डिजाइन्स को। इंडियन आर्मी और लोकल कम्युनिटीज ने इसको रेस्टोर किया था 2021 में, जहां पे हाईलाइट होता है इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो महारानी टेम्पल जिसको हाल ही में फायर ने डैमेज किया है, ये लोकेटेड है जम्मू एंड कश्मीर में। फाइन, चलिए यहाँ पे लोकेशंस देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स की जो पिछले दिनों न्यूज में थे। पहला है विरूपक्ष टेम्पल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। विरूपक्ष टेम्पल लाई करता है कर्नाटका में। श्री माधव पेरुमल टेम्पल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। श्री माधव पेरुमल टेम्पल है तमिलनाडु में। हिंगलाज माता टेम्पल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। ये टेम्पल है पाकिस्तान में। अलगढ़ टेम्पल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये है तमिलनाडु में। भंडासर जैन टेम्पल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, देखिए रिवीजन का यही फायदा होता है क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस हमने बहुत बार ऑलरेडी कर लिए हैं, तो अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इनकी लोकेशन को लेके। यही फायदा होता है रिवीजन का कि आप बार बार कोई चीज पढ़ते हैं तो वो अपने आप फिर आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट है Which regulatory body recently imposed a fine on individuals for allegedly operating a pump and dump scheme? कौन सी रेगुलेटरी बॉडी है जिसने कि इंडिविजुअल्स के ऊपर कुछ फाइन लगाए हैं? किस लिए? क्योंकि वो गलत तरीके से ऑपरेट कर रहे थे पंप एंड डंप स्कीम को।
तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेबी, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंजेस बोर्ड ऑफ इंडिया। इन्होंने कुछ इंडिविजुअल्स को फाइन लगाया है फॉर अ पंप एंड डंप स्कीम यूजिंग द टेलीग्राम चैनल्स। ठीक है, तो ये जो मैनिपुलेशन टैक्टिक थी इनकी, उसकी वजह से स्टॉक प्राइसेस इन्फ्लेट हो गए विद फॉल्स रिकमेंडेशंस, जहां पे इन्होंने टारगेट किया माइक्रो कैप और स्मॉल कैप सेक्टर्स को ड्यू टू लिमिटेड इन्फॉर्मेशन। इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा लॉस हुआ है क्योंकि स्कैमर्स जो हैं वो स्टॉक्स को सेल कर रहे थे एट द इन्फ्लेटेड प्राइसेस। तो सेबी स्ट्रिक्ट तरीके से प्रोहिबिट करता है ऐसी प्रैक्टिस को। यहाँ पे पर्पस है कि मार्केट इंटेग्रिटी सेफगार्ड हो सके और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। ठीक है, तो यही रीजन है कि सेबी ने ऐसे इंडिविजुअल्स के ऊपर फाइन लगाया जहां पे इन्होंने गलत तरीके से ऑपरेट करी है पंप एंड डंप। अगली स्लाइड में चलिए कुछ स्कीम्स और योजनाएं देखते हैं। फर्स्ट है पीएम कुसुम स्कीम, रिसेंटली सीन इन द न्यूज, कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री। पीएम कुसुम स्कीम वर्क करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। आपको बताना है यहाँ पे जो कुसुम एक्रोनिम है ये किस चीज को स्टैंड करता है। परिवार पहचान पत्र एंड मेरी फसल मेरा ब्यौरा स्कीम्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज आर एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट। ये दोनों स्कीम्स पिछले दिनों काफी ज्यादा चर्चे में थी क्योंकि हरियाणा में इसका कुछ कंफ्लिक्ट चल रहा था, तो याद रखिएगा ये हरियाणा की स्कीम्स है। नियात नल्लानर स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट। ये स्कीम है छत्तीसगढ़ की। रिसेंटली विच बैंक हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद टाटा पावर सोलर सिस्टम टू प्रोवाइड लोन्स अंडर द पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो ये है इंडियन बैंक। ठीक है, इंडियन बैंक ने ये एग्रीमेंट साइन किया है टाटा पावर सोलर सिस्टम के साथ, जिसके अंतर्गत लोन प्रोवाइड किया गया अंडर द पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। महतारी वंदना योजना रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लॉन्च्ड बाय विच इंडियन स्टेट। महतारी वंदना योजना है छत्तीसगढ़ स्टेट की। ठीक है, नागी बर्ड सैंक्चुरी रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज न्यू रामसर साइट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। नागी बर्ड सैंक्चुरी जो आजकल चर्चे में है, किस वजह से? क्योंकि उसको एक नया रामसर साइट डिक्लेयर कर दिया गया है। ये कौन से स्टेट में लाई करती है आपको ये बताना है। एक्चुअली दो बर्ड सैंक्चुरीज हैं, फर्स्ट है नागी और सेकंड है नकती। इन दोनों ही बर्ड सैंक्चुरीज को डिक्लेयर किया गया है एज द न्यू रामसर साइट। इसी के साथ हमारी जो रामसर साइट्स हैं वो कितनी हो गई हैं? 82। ठीक है, तो नागी एक मैन मेड रिजर्वॉयर है, कहाँ पे लाई करता है? बिहार के जामुई डिस्ट्रिक्ट में, और इसमें ये होस्ट करता है डाइवर्स माइग्रेटरी बर्ड्स को लाइक बार हेडेड गीज एंड रेड क्रेस्टेड पोचार्ड। ठीक है, नकती सैंक्चुरी भी जमुई में लाई करता है और ये सर्व करता है एज अ वाइटल विंटरिंग हैबिटेट फॉर ओवर 20,000 बर्ड्स एंड ये सपोर्ट करता है रिच फॉना को लाइक बंगाल फॉक्स एंड मॉनिटर लिजार्ड। तो दोनों सैंक्चुरीज जो हैं वो कंट्रीब्यूट करती हैं टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ गंगा बेसिन। तो यहाँ पे दोनों की लोकेशन याद रखिएगा, नागी और नकती बर्ड सैंक्चुरी लाई करती हैं बिहार स्टेट में। ठीक है, चलिए यहाँ पे लोकेशन देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बर्ड सैंक्चुरीज की। फर्स्ट है हुलोन गापर गिब्बॉन सैंक्चुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये गिब्बॉन सैंक्चुरी लाई करती है असम में। कौंडिन्या वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये है आंध्र प्रदेश में। सुनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये लाई करता है असम में। शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये है राजस्थान में। और लास्ट है कालीसार वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये है हरियाणा में। ठीक है, What is the name of the campaign launched by Prime Minister on World Environment Day 2024? वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के ओकेजन पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कौन सा कैंपेन है जो लॉन्च किया था? इस कैंपेन का नाम था एक पेड़ माँ के नाम। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया नई दिल्ली में ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, जो कि होता है 5 जून को। इस इनिशिएटिव का पर्पस क्या है? फॉरेस्टेशन को बढ़ाना, जिससे कि लैंड डिग्रेडेशन को कॉम्बैट किया जा सके और वाटर रिसोर्सेज को हमारे प्रिजर्व किया जा सके। ये सिंबलाइज करता है अर्थ को बेसिकली एज अ मदर। ठीक है, जिससे कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इम्फेसाइज कर सकें। और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने प्लांट किया था एक पीपल ट्री को बुद्धा जयंती पार्क में, जहाँ पे इन्होंने सिटीजन्स को रिक्वेस्ट किया है कि वो फॉरेस्ट कवर को इन्हांस करें फॉर अ बेटर प्लानट। और ये अलाइन करता है विद द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, तो इस कैंपेन का नाम याद रखिएगा, इसका नाम है एक पेड़ माँ के नाम। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के दिन। अगले स्लाइड में चलिए कुछ कैंपेन्स देखते हैं जो न्यूज में थे। पहला है विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड पीरुल लाओ पैसे पाओ कैंपेन टू प्रिवेंट द फॉरेस्ट फायर्स इन द स्टेट। फॉरेस्ट फायर्स को प्रिवेंट करने के लिए पीरुल लाओ पैसे पाओ कैंपेन को किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? हियर आंसर इज उत्तराखंड। ठीक है, कुछ दिनों पहले आपको याद होगा कि उत्तराखंड के जो जंगल है वहां पे एक भीषण आग लगी थी, उसके बाद से ही एक तरह से ये बचाव मेथड है इनका, जिसके बाद इन्होंने कैंपेन रन किया है।
Which ministry launched Cool Summers of India campaign in Dubai during the Arabian Travel Mart 2024? सबसे पहले वेन्यू याद रखिएगा कि अरेबियन ट्रेवल मार्ट इस साल कहाँ पे हुआ है, दुबई में, ठीक है। और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने कूल समर्स ऑफ इंडिया नाम का कैंपेन लॉन्च किया था, जिससे कि इंडिया में टूरिज्म बढ़ाया जा सके और लोगों की जो एसोसिएशन है इंडिया के साथ वो भी इंक्रीज कराई जाए। रिसेंटली विच स्टेट लॉन्च द नक्षत्र सभा विच इज इंडियाज फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन? इसको लॉन्च किया है उत्तराखंड ने। Which organization of India recently organized #PlayTrue campaign to create awareness about the clean sport? यहाँ पे आंसर है नाडा, ठीक है। नाडा ने ऑर्गेनाइज किया है #PlayTrue कैंपेन को, जिससे कि अवेयरनेस क्रिएट की जाए अबाउट द क्लीन स्पोर्ट। रिसेंटली वेयर वॉज द हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन इवेंट ऑर्गेनाइज्ड? इस कैंपेन को ऑर्गेनाइज किया गया है बीकानेर सिटी में। बीकानेर कहाँ पे है? राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट है स्पर्श इनिशिएटिव रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच मिनिस्ट्री? स्पर्श इनिशिएटिव किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है? आंसर है ए ऑप्शन, डिफेंस मिनिस्ट्री। एक्चुअली डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट ने कोलैबोरेट किया है 4 और बैंक के साथ अपने स्पर्श प्रोग्राम को इन्हांस करने के लिए फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो बैंक जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया हो गया, कैनरा एसोसिएशन हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसके अलावा उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सब के सब एस्टैब्लिश करेंगे स्पर्श सर्विस सेंटर्स को in 1128 ब्रांचेस नेशन वाइड अंडर द MOUs, ठीक है। तो इस इनिशिएटिव का पर्पस क्या है? पेंशन मैनेजमेंट को स्ट्रीमलाइन कराना, जिससे कि डायरेक्ट पेमेंट एंश्योर हो सके टू द बेनिफिशरीज। और स्पर्श एक इनिशिएटिव है डिफेंस मिनिस्ट्री का, जिसके थ्रू पर्पस है एफिशिएंसी लाना और इसके अलावा रिस्पॉन्सिवनेस और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना टू द डिफेंस पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो स्पर्श इनिशिएटिव रिलेटेड है डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ। अगली स्लाइड में चलिए कुछ मिनिस्ट्रीज देख लेते हैं जो न्यूज में थे। पहला है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू होस्ट द नेशनल स्टेक होल्डर्स वर्कशॉप ऑन एथिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने हाल ही में किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट किया है नेशनल स्टेक होल्डर्स वर्कशॉप को होस्ट करने के लिए ऑन द AI एथिक्स? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा यूनेस्को, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ने यूनेस्को साउथ एशिया रीजनल ऑफिस के साथ मिलकर होस्ट किया है एक वर्कशॉप ऑन सेफ ट्रस्टेड एंड एथिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कहाँ पे? नई दिल्ली में। और इस दौरान एम्फेसिस किया गया कि किस तरह से आप AI फ्रेमवर्क को बिल्ड कर सकते हैं जिससे कि यूजर सेफ्टी और इनोवेशन प्रायोरिटाइज हो सके। इसके अलावा ये भी हाईलाइट किया गया कि इंडिया की बैलेंस्ड अप्रोच क्या है टू द AI एडॉप्शन, और बहुत सारे इनिशिएटिव्स यहाँ पे साइट किए गए, जैसे कि इंडिया AI मिशन हो गया। इस वर्कशॉप का पर्पस क्या था? पॉलिसी डेवलपमेंट को इन्फॉर्म करना फॉर इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल AI एडॉप्शन नेशन वाइड, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है यूनेस्को। Recently, which department has launched a comprehensive survey to identify and address the challenges faced by MSMEs in adapting to new technologies? यहाँ पे आंसर है डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, ठीक है। इन्होंने लॉन्च किया है 60 दिनों का सर्वे, जिससे कि चैलेंजेस को आइडेंटिफाई किया जा सके जो कि बहुत सारे MSMEs फेस करते हैं नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने में। इसमें 5 सेक्टर्स कवर होंगे नॉर्थ और साउथ इंडिया में, और ये सर्वे एक्सप्लोर करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को, क्लाउड कंप्यूटिंग और इसके अलावा 5G 6G इंटीग्रेशन नीड्स को इन अक्रॉस द 10 इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो ये जो फाइंडिंग्स हैं इसके थ्रू पॉलिसीज को इन्फॉर्म किया जाएगा कि वो हेल्प करें MSMEs को कि वो कॉम्पिटिटिव रह सकें इन इंक्रीजिंगली डिजिटाइज्ड ग्लोबल मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन। Recently, which ministry declared the self-declaration certificate mandatory for all new advertisement? ये है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। इन्होंने हाल ही में डिक्लेयर किया है कि सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट अब से मैंडेटरी है सारे नए एडवर्टीजमेंट के लिए, जिससे कि जो ट्रांसपेरेंसी और ऑथेंटिसिटी है एड्स की वो बरकरार रह सके। Which ministry recently inaugurated the Summer Fiesta 2024 at the National बाल भवन? आंसर हो जाएगा यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इन्होंने इनॉग्रेट किया है समर फिस्टा को। Recently, which ministry has sanctioned 113 roads under the Vibrant Village program in Arunachal Pradesh, Uttarakhand and Sikkim? ये मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इन्होंने 113 रोड के प्रोजेक्ट को सैंक्शन किया है अंडर द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इन सारे तीनों स्टेट्स में, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ ओशन रिपोर्ट 2024 रिसेंटली रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ये रिपोर्ट जारी करी है यूनेस्को ने, और इसमें इन्होंने हाईलाइट किया है क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन एक्टिविटीज को जो कि इम्पैक्ट करते हैं ग्लोबल ओशन को, और इसके थ्रू ये सपोर्ट करता है यूनाइटेड नेशन डेकेड ऑफ ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट मीन्स
2021 टू 2030 को, ठीक है। तो इसमें उन्होंने बताया है कि वार्मिंग हो गई है अपर 2000 मीटर्स की, जिसकी वजह से ओशन एसिडिफिकेशन बढ़ गया है और सी लेवल कंसिस्टेंट तरीके से राइज कर रहा है सिंस 1993, और यहाँ पे अर्जेंट जरूरत है बेटर मॉनिटरिंग सिस्टम्स की। इस रिपोर्ट में फर्दर ये भी एम्फेसाइज किया गया है कि जो मरीन कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल टेक्नोलॉजीज हैं उसके कुछ अनसर्टेन इम्पैक्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बस हमें सिंपली याद रखना है कि इस रिपोर्ट को पब्लिश किसने किया है, यूनेस्को ने, और बाकी रिपोर्ट के अंदर क्या है ये आपके लिए जानना रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड में कुछ रिपोर्ट्स देखते हैं जो न्यूज में थे। पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट अपडेट रिपोर्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज इशूड एनुअली बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो रिपोर्ट है पब्लिश करता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें इन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि लगभग 80% ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर्स एक्सीड करेंगे 1.5 डिग्री सेल्सियस से भी अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, ओके। फर्दर इन्होंने बताया कि 86% चांस है कि 2023 से भी ज्यादा एक वार्म ईयर हमें देखने को मिल सकता है, जो कि अभी तक हम जानते हैं कि 2023 जो है वो वार्मर ईयर रहा है ऑन रिकॉर्ड, लेकिन इससे भी ज्यादा वार्म ईयर हमें देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा जो रिडक्शंस है सी आइस कॉन्सेंट्रेशन में वो एंटिसिपेटेड हैं बेरेंट सी में, इसके अलावा बेरिंग सी में और सी ऑफ ओखोत्स्क में, और ये हाईलाइट करता है ऑनगोइंग क्लाइमेट चेंज ट्रेंड को और उनके पोटेंशियल इम्पैक्ट्स को, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। A world of debt, a growing burden to global prosperity report recently seen in the news was prepared by which organization? ये रिपोर्ट कुछ दिनों पहले पब्लिश करी है किसने, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट में। Which organization recently released the report titled as State and Trends of Carbon Pricing 2024? Answer is World Bank. Which organization recently released the report titled as Hooking the Next Generation, How the Tobacco Industry Captures the Young Customers? Your answer is World Health Organization. Which organization recently released the Global Food Policy Report 2024? Answer is IFPRI. Full form यहाँ पे क्या है, International Food Policy Research Institute, okay. Last question है, Dnipro city recently seen in the news due to missile attack is located in which country? Dnipro city जो आजकल न्यूज में है because of a missile attack, आपको बताना है कि ये किस कंट्री में लाई करती है। तो यहाँ पे एक रिसेंट रशियन मिसाइल अटैक हुआ था निप्रो सिटी पे। निप्रो यूक्रेन की 4th लार्जेस्ट सिटी है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इंजर्ड हो गए थे। और निप्रो एक बेसिकली इंडस्ट्रियल हब भी है जो कि कवर करता है 4,09,718 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया, और ये लाई करता है अलोंग द नाइपर रिवर, ठीक है। तो ये सिटी प्रोड्यूस करता है डिफरेंट लॉन्च व्हीकल्स को, मशीनरी को और केमिकल्स वगैरह। नाइपर रिवर याद रखिएगा यूरोप की 4th लॉन्गेस्ट रिवर है, और ये जो अटैक है ये अंडरस्कोर करता है ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट का इम्पैक्ट ऑन सिविलियंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो क्योंकि रशिया ने निप्रो सिटी को हिट किया है तो इसकी लोकेशन आप याद रखिएगा, निप्रो सिटी यूक्रेन में लाई करती है, ठीक है। अगली स्लाइड में चलिए कुछ सिटीज देख लेते हैं जो न्यूज में थी। पहला है, रिसेंटली विच सिटी ऑफ यूएई हैज इंट्रोड्यूस्ड अ गेमिंग वीजा फॉर ग्लोबल इंडस्ट्री लीडरशिप। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा दुबई। दुबई ने इंट्रोड्यूस किया है अपना गेमिंग वीजा फॉर ग्लोबल इंडस्ट्री लीडरशिप। सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2024 रिसेंटली कंडक्टेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया। ये चैंपियनशिप कहाँ पे हुई है? योर आंसर इज मुंबई। Recently, the Ashwa range of all-terrain vehicles with military potential was developed in which Indian city? ये हाल ही में डेवलप हुआ है बेंगलुरु सिटी में। According to IQ Air, which city has recently been ranked as the most polluted city globally? आंसर है काठमांडू, ठीक है। IQ Air के मुताबिक काठमांडू को रैंक किया गया है as the most polluted city. Recently, India has initiated Project Ishan. Full form क्या है? Indian Single Sky Harmonized Air Traffic Management in which Indian city? इंडिया ने इनिशिएट किया है प्रोजेक्ट ईशान को नागपुर सिटी में, ठीक है। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र स्टेट में, फाइन। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर लिए। आई होप कि आपने सेशन को काफ़ी एंजॉय किया होगा और डेफिनेटली आप काफ़ी कुछ नया सीख के ही जा रहे होंगे। चलिए फिर आपके क्विज पे चलते हैं, जहाँ पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर जो है वो इम्प्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कॉमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है,
फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenuzad Sana signing off.